सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में बात की, हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात की। ऑस्मोसिस के बारे में सारा कुछ स्टडी किया, डिफ्यूजन से कैसे वो डिफरेंट है हमने वो देखा, और जो उसके अंदर यूज़ होता है कि एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने उसको भी क्या किया, कवर किया। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने भी ऑस्मोसिस के बारे में नहीं पढ़ा, उसने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि वो लास्ट वीडियो देखे। अगर उसने लास्ट वीडियो देख ली है तभी ये टॉपिक आएगा, समझ आएगा। बट अगर किसी ने नहीं देखी है लास्ट वीडियो, तो पहले वो जाके देखो और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वीडियो देखो ये। ठीक है, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात की, ऑस्मोसिस कैसे होता है। हमने देखा कि वहाँ पे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करें, फ्लो करें। कहाँ से कहाँ फ्लो करें, सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड। या फिर अगर हम कहें कि लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कि लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि सिर्फ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो ही क्या कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज एसपीएम में से पास कर रहे हैं। कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ओके, तो उसी के अंदर देखते हैं कि हमने ऑस्मोसिस तो पढ़ा था, अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैसे आएगी, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, तो जो सारा कुछ है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स, उनके बारे में बात करेंगे, और जो हमारे एक इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज बार्कले एंड हार्टले मेथड, उसके बारे में भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम पहले पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस किस तरह काम करता है, और वहीं से अगर हमें ये पता चल गया ना ऑस्मोसिस कैसे जा रहा है, वहीं से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो लेट्स से कि मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, लेट्स से कि मेरे पास एक ये कंटेनर है। ठीक है, मैंने बीच में क्या किया हुआ है, बीच में मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। बीच में क्या किया मैंने यहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दिया, दैट इज एसपीएम। देखो जब भी हम जो कैलकुलेट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं लैब के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे नेचुरल एसपीएम नहीं चलेगी। वहाँ पे जो हम आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की, या फिर जो सेलुलोज एसीटेट है उसकी जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गया हमारी एसपीएम हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारी एसपीएम हो गया। हमने क्या किया, ये जो साइड है, इस साइड हमने क्या किया, नॉर्मल सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। इस साइड क्या किया हमने, नॉर्मल सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से सॉल्वेंट का लेवल भी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि ये लेवल है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन प्लेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे लेट्स से कि ये सॉल्वेंट हो गया, बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये डन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, और बीच में क्या हो गया, बीच में एसपीएम हो गया। ठीक है, और ये हमारा लेवल है, इसका लेवल इतना, इसका लेवल इतना, इनिशियली लेवल इतना था। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम इसको प्लेस करेंगे, थोड़ा टाइम बाद ही क्या शुरू हो जाएगी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या फिर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्योंकि हमने एसपीएम के बारे में सारा कुछ स्टडी कर लिया है कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट साइड से कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही, अब इसको ध्यान से सुनना, जैसे ये जो हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। देखो जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा।
ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट का लेवल क्या होगा, सोलवेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, सोलवेंट का लेवल क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो लेवल है, लेवल क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लेवल डिक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ पे लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। क्योंकि यही तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड जाते हैं, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड जाएंगे, ठीक है। तो जैसे वो सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड जाएंगे तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट साइड है वहां पे जो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, वो उसका अमाउंट क्या होगा, कम होना शुरू होगा। और जो सॉल्यूशन साइड है वो उसका अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैंने आपको ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल कम हो रहा है, यहाँ पे लेवल बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया तो अभी क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे और पिस्टन को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये तो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है ना, इसका तो ये तो खुद का कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर देगा वो, ठीक है। जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, उतना पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना पिस्टन के ऊपर वेट रख दिया, या फिर हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, हमने पिस्टन के ऊपर क्या कराया, प्रेशर लगाया। देखो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर जो ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या लगा रहा है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आएंगे तो उसको जगह भी तो चाहिए, ठीक है। तो जगह कैसी मिलेगी, अगर पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, तभी उसको जगह मिलेगी। अगर पिस्टन हमारा ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, तभी उसको क्या मिलेगी, जगह मिलेगी, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ना पिस्टन के ऊपर या तो वेट रख लिया या फिर हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा दिया, ठीक है। हमने पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रेशर लगाया और हमने देखा कि हम प्रेशर को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम प्रेशर को थोड़ा वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ध्यान से सुना इस बात को, आपकी 100% अटेंशन होनी चाहिए कि मैंने एक ऐसा प्रेशर लगाया कि मैं पहले वेरी करा रहा था, ठीक है। तो वेरी कराने से क्या होगा, मेरे को एक पर्टिकुलर ऐसा प्रेशर मिल गया जिससे क्या हुआ कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, वो फ्लो ही नहीं कर रही, वो रुक गए बिल्कुल। जितना वॉल्यूम इसका था उतना वॉल्यूम इसका था, जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका था। कैसे हमने ऑब्जर्व किया, हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि इसका लेवल ना डिक्रीज हो रहा ना ही इंक्रीज हो रहा। अगर इसका लेवल ना डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा तो इसका लेवल भी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हमने एक ऐसा मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, वो क्या हो गया, वो रुक गया, वो स्टॉप हो गया, वो मतलब ऑस्मोसिस हमारा रुक गया। और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, उसी को हमने नाम दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि देखो जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाते, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो यहाँ प्रेशर लगा रहे थे, वही क्या था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। यहाँ से यहाँ जा रहे थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ से यहाँ प्रेशर लगा रहे थे वो, ठीक है। तो हमने उतना ही प्रेशर लगा दिया, उतना ही कम से कम हमने प्रेशर लगाया, कम से कम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर की बात करेंगे ना, ठीक है। उतना ही हमने कम से कम प्रेशर लगाया जिससे जो हमारे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको उसमें डिफरेंस में लिखवाया था मैंने आपको कि जो हमारा ऑस्मोसिस है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम रोक भी सकते हैं और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रोकने के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉप हो गया। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, यही क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यही क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। कि हमने मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई किया जिससे क्या हुआ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड क्या हो गया, रुक गए हैं, वो स्टॉप हो गया, ऑस्मोसिस हमारा स्टॉप हो गया वो, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। समझ आया, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर इसमें थोड़े और चेंजेस कराऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड
द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ the minimum pressure required to stop the phenomena of osmosis such that stop the flow of solvent molecule stop the flow of solvent molecules from solvent side to solution side. Solution side called osmotic pressure. उसी को हम नाम क्या देंगे, उसी को हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे, ठीक है। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, कि हमें कम से कम प्रेशर अप्लाई करना पड़े, जिससे क्या हो, जिससे हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस क्या हो जाए, उसका फिनोमिना स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए, ठीक है। सच दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो हमारे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट से कहाँ जाना रुकेंगे, वो सॉल्यूशन की तरफ जाना रुकेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेशर अप्लाई ना करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेशर अप्लाई ना करूँ, तो जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ आएंगे। अगर मैं कुछ भी प्रेशर अप्लाई ना करूँ तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो मिनिमम प्रेशर फाइंड कर लिया, मैंने वो मिनिमम प्रेशर फाइंड कर लिया कि जो पिस्टन के ऊपर अप्लाई करूंगा, पिस्टन के ऊपर अप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का फिनोमिना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रेशर यहाँ से यहाँ की तरफ लग रहा था, उतना ही प्रेशर मैंने ऊपर से अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एसपीएम में प्रेशर लगा रहे हैं, एसपीएम से जो मॉलिक्यूल है वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिससे जो हमारा जो ऑस्मोसिस है वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बात की, मैंने यहाँ पे मिनिमम प्रेशर की बात की है, मैंने यहाँ पे किसकी बात की, मिनिमम प्रेशर की बात की है। अगर मैं इस मिनिमम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ, अगर मैं इस मिनिमम प्रेशर से क्या करूँ, ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ, ठीक है। देखो मैंने पहले क्या किया, अभी क्या किया, ये जो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, दोनों क्या है, वो सेम है। यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, वो सेम है। अगर मैं जो बाहर का प्रेशर है, अगर मैं बाहर का प्रेशर इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं बाहर का प्रेशर क्या कर दूँ, वो इंक्रीज कर दूँ, बाहर का प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, सोल्यूशन प्रेशर लगाएगा, कहाँ लगाएगा सोल्यूशन प्रेशर, अब सोल्यूशन प्रेशर लगाएगा एसपीएम पे, सोल्यूशन प्रेशर कहाँ लगाएगा, एसपीएम पे लगाएगा। और एसपीएम से क्या होगा, जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन से कहाँ चल जाएंगे, सॉल्वेंट की साइड चल जाएंगे। जो हमारे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट की साइड जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस के अंदर कि जो हम ऑस्मोसिस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वो यही है, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रेशर लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा। अगर मैं जितना प्रेशर अंदर लग रहा है उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ, उससे क्या कर दूं, ज़्यादा प्रेशर लगा दूं, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन कहाँ प्रेशर लगाएगा, सोल्यूशन जहाँ पे उसको जगह मिलेगी, तो मतलब एसपीएम के ऊपर प्रेशर लगाएगा। एसपीएम के ऊपर प्रेशर लगाने का क्या मतलब है, एसपीएम पे प्रेशर लगाने का मतलब है कि जो हमारे सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूशन से कहाँ जाना शुरू कर देंगे, सॉल्वेंट की साइड जाना शुरू कर देंगे। यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल जाएंगे, पता कैसे चलेगा, इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया, तो नेक्स्ट लिखो हम रिवर्स ऑस्मोसिस। जो घर के अंदर हम आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं वो यही है हमारा वो, ठीक है। तो क्या होगा, और रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, व्हेन वी अप्लाइड pressure when we applied pressure greater than osmotic pressure, आरओ की कंडीशन क्या है, आरओ की कंडीशन है कि जो हमारा प्रेशर लगना चाहिए बाहर से वो
वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स from solution side, then flow of solvent molecule from solution side to solvent side, then flow of solvent molecule from solution side to solvent side। तो क्या होगा, जो हमारे जो solvent molecule है solution side से कहाँ जाएंगे, solvent की साइड जाएंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड RO, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे जो 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 ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो सॉल्यूशन से कहाँ जाना शुरू कर दें, अगर वो सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर दें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस है, मैं उसकी आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है उसका मेन कहाँ काम है। देखो घरों में तो हम आरओ यूज़ करते ही हैं, ठीक है, उसका भी बताऊंगा अभी। मेन जो इसका एप्लीकेशन है आरओ का, वो एप्लीकेशन है जो हमारा सी वाटर होता है। हमें पता है कि सी वाटर कैसा वाटर होता है, तो सोल्टी वाटर होता है। जो सी वाटर होता है, सी वाटर कैसा वाटर होता है, वो तो सोल्टी वाटर होता है। अब देखो जो हमारा सोल्टी वाटर है, हमें क्या करना है, हमें उसको डिसैलाइनेशन करना है, ठीक है। मतलब उसमें से क्या करना है, उसमें से हमने वाटर को अलग करना है, उसमें से क्या करना है, वाटर को अलग करना है। तो जब हम उसमें से वाटर को हम अलग करते हैं, वहाँ पे हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होगा हमारा, कि जो हमारा जो सोल्टी वाटर है, सोल्टी वाटर में से वाटर अलग निकल जाएगा और जो हमारा सोल्ट रहेगा वो अलग हो जाएगा। किसके ऊपर काम करता है, वो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। देखो कैसे काम करता है, लेट्स से कि ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे हमारा NaCl का सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या हमारा NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा NaCl का सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर ऐड किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हमने, नॉर्मल वाटर ऐड किया हुआ है। ये हमारा NaCl का सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो वही जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, आगे हमने क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को कलेक्ट कर रहे हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे हम यहाँ करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सोल्ट रहेगा, सोल्ट हमारा इसी कंटेनर, इसी चैम्बर के अंदर रहेगा। सोल्ट हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो सोल्ट है, सोल्ट कैसा है हमारा, सोल्ट तो हमारा सॉलिड सोल्यूट हो गया। सॉलिड सोल्यूट तो जाता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तो एसपीएम में से पास करते ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम उनको कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा, नॉर्मल वाटर रह जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल वाटर रहेगा, ठीक है। तो जो घर में आरओ होते हैं वो भी इसी फिनोमेना के ऊपर काम करते हैं कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, अब जो हमारे टैंक से वो कनेक्ट होता है, तो लेट्स से कि वो हमारा सोल्यूशन है। वो हमारा सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि वो इम्प्योर वाटर है। वो क्या है, हमारा इम्प्योर वाटर है, हमें उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो हमारा इम्प्योर वाटर को हम यहाँ पे रखते हैं और वही है कि वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे और जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी हमारी इसी चैम्बर के अंदर रहेगी। इम्प्योरिटी क्या रहेगी, इसी चैम्बर के अंदर रहेगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसी चैम्बर के अंदर रहने का मतलब है कि जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ पे आएगी, वो एसपीएम के ऊपर भी आएगी। वो क्या आएगी, एसपीएम के ऊपर भी आएगी। और जब हम कुछ टाइम तक उसको यूज़ करते हैं, कुछ टाइम तक उसको यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी एसपीएम क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसका रीज़न यही रीज़न है कि एसपीएम के ऊपर क्या होता है, एसपीएम जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके सराउंडिंग में क्या आ गया, पूरी की पूरी वो जो हमारे इम्प्योरिटी है, ठीक है ना, जो इस तरह से सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो वहाँ पे उसके सराउंडिंग में आ गए हैं। तो वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल फिर सही से पास नहीं करते, तो इसलिए हमें उसको रेगुलर क्या करना पड़ता है, उसको रेगुलर चेंज कराना पड़ता है। अब आरओ का एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या करता है कि जो हमारी इम्प्योरिटी को तो रोकता ही है, ब्लॉक करता है, साथ में जो जरूरी जो मिनरल्स हैं उनको भी क्या करता है, उनको भी रोक देता है वो, ठीक है। तो जो आरओ का जो वाटर होता है वो प्योर तो होता है वो, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि जो हमारा आरओ है, आरओ क्या करता है, मिनरल्स को भी कम कर देता है, मिनरल्स को भी रोक देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके साथ डिसएडवांटेज है कि जो
जो आरओ के जो पानी है वो क्या करता है, जो इम्प्योरिटी को तो कम कर देगा, साथ में जो मिनरल्स है, जो हमें हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं, उनको भी क्या कर देता है, उनको भी कम कर देता है। ठीक है, तो जो हम आरओ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल टेक्निक है प्योर वाटर करने के लिए, ठीक है। बट आजकल जो एडवांस टेक्निक है, एडवांस टेक्निक जो आ रही है वो आ रही है CNT। एडवांस टेक्निक क्या आ रही है, CNT आ रही है, दैट इज़ कार्बन नैनो ट्यूब्स। CNTs आ रही हैं, बहुत ही कॉस्टली है ये CNTs, बट इस CNTs की एक खास बात है कि यहाँ से मिनरल वाटर हमें मिलता है, और जो इम्प्योरिटी टोटली क्या हो जाती है, टोटली ब्लॉक हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या करेगा, हमारा ये जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम SPM यूज़ करते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के अंदर, अब देखो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो SPM है, SPM के ऊपर SPM पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम नॉर्मल SPM यूज़ नहीं कर सकते, हमें हाई क्वालिटी SPM चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, वही मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं कॉपर फेरोसाइनेट, और एक और सेल्यूलोज एसीटेट। हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट, हम वहाँ पे SPM का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ आया है कि जो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो वाटर है, जो सी वाटर है, सी वाटर में से प्योर वाटर क्या करता है, अलग करता है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर करता है। ठीक है, तो ये है। ओके, अब देखो जो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर है, अब मेरे को आप एक क्वेश्चन आपने मेरे को बताना है, लेट्स से कि अगर किसी एनिमल को, कोई भी इंसान को अगर 1 घंटा पानी ना मिले, अगर किसी इंसान को 1 घंटा पानी ना मिले तो वो मर जाएगा। ठीक है, अगर किसी इंसान को 1 घंटा पानी ना मिले तो वो मर जाएगा। ठीक है, अगर वो बीच पे गया, उसको बीच मिल गई, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सी वाटर है। ठीक है, तो उसने सी वाटर पिया, उसने सी वाटर पी लिया। ठीक है, उसको प्यास लग रही थी, क्योंकि अगर उसको 1 घंटा और पानी ना मिलता तो वो मर जाता। वो बीच पे गया, वहाँ पे उसको सी वाटर मिल गया। ठीक है, अब वहाँ पे उसको अगर सी वाटर मिल गया, अब उसने सी वाटर पी लिया, अब मेरे को आपने ये बताना है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा जिंदा रहेगा, 1 घंटे से पहले ही मर जाएगा, या फिर सेम टाइम रहेगा, मतलब उसको जो सी वाटर है, सी वाटर पीने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आपने मेरे को क्वेश्चन है बताना ही कि अगर कोई इंसान पानी के बिना अगर ना मिले उसको, वो 1 घंटा जीवित रहता है, तो अगर वो सी वाटर पी ले, मतलब सोल्टी वाटर को वो कंज्यूम कर ले, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा जीवित रहेगा, 1 घंटे से कम रहेगा, या फिर 1 घंटे के इक्वल ही रहेगा वो। ठीक है, तो आपने मेरे को ये क्वेश्चन बताना है। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि एक्सपेरिमेंटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो लेट्स से कि मेरे पास एक बीकर है, हमने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर ये क्या है, ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जो बीकर है, बीकर के अंदर ये क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या किया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इस तरह से फनल लगाई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये SPM है, यहाँ पे क्या है, ये SPM है, हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारी SPM है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बता दूं कि जो हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से। ये हम किससे कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत जो टेक्निक है हमने गैसेस स्टेट के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है, ओके, ये हमारा SPM है डन, और SPM के अंदर ये क्या है, हमारा ये अंदर सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इसका लेवल ये है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ओके, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का लेवल हम और इंक्रीज कर देते हैं, सॉल्वेंट का लेवल हमने और इंक्रीज कर दिया, यहाँ तक हमने सॉल्वेंट का लेवल कर दिया। ठीक है, इसको कम कर दो, ये हमारा है।
ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सोल्यूशन है, इसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी एसपीएम है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे हमने इसको सॉल्वेंट के अंदर प्लेस किया, तो जो ये मार्क है, ये मार्क है हमारा इनिशियल लेवल। ये जो मार्क है, ये मार्क ऐसा हमारा, ये इनिशियल लेवल है कि स्टार्टिंग में इतना जो था वो हमारे पास सोल्यूशन था, इतना जो था वो क्या था, हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। हमें पता है कि इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस होने से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। किसके जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएंगे, जैसे मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने से क्या होगा, जैसे मॉलिक्यूल इसके अंदर गए, इसके अंदर जाने से क्या होगा, जो हमारा इसका लेवल है, इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल इंक्रीज होगा। लेट्स से कि ये लेवल आ गया, ऑस्मोसिस हो गया हमारा, और ये क्या आ गया, ये लेवल आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लेवल क्या होगा, लेवल इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा फाइनल लेवल हो गया, कि जो फाइनल है, फाइनल वो इतना आ गया ऑस्मोसिस होने के बाद। अब ऑस्मोसिस रुक गया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल लेवल इतना आ चुका है, और इनिशियल लेवल हमारा ये था, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया, ये क्या है हमारा एच हाइट है, ये क्या हमारी एच हाइट है, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने वहाँ पढ़ा हुआ है गैसेस स्टेट के अंदर, कि जितना भी लेवल इंक्रीज होगा, जितना भी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो क्या होगा, हमारा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच, रो क्या हमारी, ये हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी क्या है, जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है, जितनी हाइट क्या हुई, जो हमारा जो इसका जो लेवल है, लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब जितना फाइनल मार्क होगा, इनिशियल मार्क होगा, दोनों का जितना डिफरेंस होगा, ये क्या होगी, ये हमारी हाइट होगी। कितना हाइट जो हमारा लिक्विड है, कितना हमारा लिक्विड क्या करा, वो उसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो यही हम निकालते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब स्टैटिक लिक्विड का प्रेशर। हाइड्रो तो टर्म हम वाटर के लिए यूज करते हैं ना, स्टैटिक लिक्विड का, स्टैटिक वाटर का प्रेशर, ठीक है। लेवल क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो लिक्विड है वो कैसा है, वो हाइड्रोस्टैटिक है वो, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे निकालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब देखो, जो भी हमने यहाँ से प्रेशर निकाला, जो भी हमने यहाँ से प्रेशर निकाला है, वो हमारा प्रेशर क्या होगा, वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ। जो भी हमने यहाँ से प्रेशर निकाला है वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ, ठीक है। और इसी को हम नाम क्या देंगे, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देंगे, कि जो हमने यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकाला वही क्या होगा हमारा, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि जो लेवल है, लेवल कैसे इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से हुआ ना, लेवल क्यों इंक्रीज हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से हुआ ना, ठीक है। तो अगर हम इतना प्रेशर इसके ऊपर रिवर्स लगा दें तो होगा ही नहीं, तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारा है, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसके इक्वल है, वो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल है। कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को आप नॉर्मल पी से भी डोनेट करते हैं और पाई से भी डोनेट करते हैं, ठीक है। पाई टर्म भी हम इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पाई है, पाई किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारा रो जी एच। किसके इक्वल आ गया, रो जी एच। अब रो क्या है, ये हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी क्या है, जी हमारी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एच है, एच क्या है हमारी हाइट, ठीक है ना, हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम व्हेन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया,
यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, देखो जो एच है हमारा, जो हमारी जो कॉलम है, ये कॉलम का जो एरिया है, एरिया कितना होना चाहिए, जो यूनिट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर ये कॉलम ज़्यादा वाइड हुई, अगर कॉलम जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा हुई, तो हाइट क्या होगी, कम राइज होगी। हाइट क्या होगी, कम राइज होगी। अगर इसकी जो थिकनेस है वो कम हुई, तो हाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा राइज होगी। ठीक है, तो वही है कि जो हम हाइट लेते हैं, वो लेते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कि जो कॉलम है, कॉलम का जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यूनिट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, 1 यूनिट। जो भी हम हाइट की यूनिट लेंगे, उसी का 1 यूनिट क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो होना चाहिए। तभी हम यहाँ से एच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, एक डेफिनेशन और आगे यहाँ पर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द osmotic pressure is defined as the equilibrium hydrostatic pressure of the column as a result of osmosis। कि ऑस्मोसिस की वजह से जितना भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना लिक्विड ऊपर गया, उसी की वजह से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया। उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या हुआ, ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वे है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है, एक और मेथड से हम उसको करेंगे। ठीक है, सो वो वहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट आएगा। एक फॉर्मूला हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का ये भी है, पाई इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, जो हम नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, वो है हमारी, वो किसने दी थी, वो दी थी वेन होफ ने। सो अकॉर्डिंग टू वेन होफ मेथड। ठीक है, देखो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वेन होफ ने क्या किया, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस प्रेशर को उसने कंपेयर किया आइडियल गैस के प्रेशर से। हमें पता है कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो वेन होफ ने, कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन से क्या किया, इस प्रेशर को कंपेयर किया। ठीक है, मतलब जो आइडियल गैस के अंदर जो प्रेशर होता है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसने उसको क्या किया, कंपेयर किया। तो उसने देखा कि जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन आई कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने देखा कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, ठीक है, वही कि लेट्स से कि हमारे पास एक बीकर है और बीच में क्या है, एसपीएम है। बीच में क्या है, यहाँ पे एसपीएम है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है, हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या हमारा सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन किसकी बात करें, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें। अब अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम होगा। तो जो हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लेट्स से कि इसका जो वेपर प्रेशर है इनिशियल वो 100 था, इसका क्या था, 80 था। क्योंकि हमारा सोल्यूशन है नहीं, हमने क्या किया, हमने इसको और कंसंट्रेट कर दिया। और कंसंट्रेट करने पे लेट्स से कि इसका 60 आ गया। और कंसंट्रेट करने पे क्या हुआ, इसका 60 आ गया। अब देखो और कंसंट्रेट करने पे इसका 60 आया, 60 आने पे क्या हुआ, इनके बीच का डिफरेंस 20 है। अब डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया। पहले डिफरेंस कितना 20 था, अब डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया। अब अगर डिफरेंस 40 हो गया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, जल्दी मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, फास्टली जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो जैसे वो फास्टली जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जाएंगे ना एक बार में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v। कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना, n/v होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे कांस्टेंट है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है, कांस्टेंट है,
तो वो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया वॉल्यूम के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया वॉल्यूम के। और आइडियल गैस में भी यही होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, लिख लेना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो वेंट हॉफ ने क्या किया, वेंट हॉफ ने देखा कि आइडियल गैस से उसको कंपेयर किया और उसी की तरह काम भी कर रहा था, तो उसने इसको नाम दे दिया बॉयल वेंट हॉफ्स लॉ, बॉयल वेंट हॉफ्स लॉ, ठीक है। तो यह आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, ऐसे ही उसने देखा कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कि जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने ही जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन साइड जाएंगे, और उतना ही क्या करेंगे, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। और इसको नाम दिया उसने, जैसे ये तो बॉयल्स वेंट हॉफ लॉ है, इसको नाम दिया गे ल्यूसेक्स वेंट हॉफ्स लॉ, इसको क्या नाम दिया, गे ल्यूसेक्स वेंट हॉफ लॉ नाम दिया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गे ल्यूसेक्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो उसने आइडियल गैस से कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी बात सही हुई, तो उसको नाम दिया गे ल्यूसेक्स वेंट हॉफ्स लॉ, इसको क्या नाम दिया, गे ल्यूसेक्स वेंट हॉफ लॉ नाम दिया, ओके। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, यहाँ पे कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, C/T आ गया। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, वो C/T आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आया, उसको नाम दे दिया R। फॉर्मूला क्या बन गया, पाई इज इक्वल टू CRT। R क्या है, R ये हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट है, सेम R की वैल्यू जो यहाँ पे थी वही वहाँ पे भी थी, ठीक है। यहाँ पे R क्या था, यहाँ पे हमारा R गैस कांस्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट होगा। और जो R की वैल्यू सोल्यूशन में यूज करते हैं ज़्यादातर हम वो यूज करते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा R आ गया, ओके। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। अब हमें पता है जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करते हैं वो मोलैरिटी की ही बात करते हैं, ओके। सो पाई इज इक्वल टू CRT, तो उसकी जगह लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू N2 बाई में V RT, पाई भी इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे N है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे N है मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन सोल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ से पाई भी इज इक्वल टू NRT आ गया हमारा, ठीक है। पाई एक तो हमारा फॉर्मूला याद रखना है, पाई इज इक्वल टू CRT, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो पाई इज इक्वल टू CRT, अगर वॉल्यूम गिवन है तो पाई वी इज इक्वल टू NRT, वही आइडियल गैस से कंपेयर करना है, ओके, क्लियर। देखो अब यहाँ पे हम बता भी सकते हैं कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें, अगर हम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट करें, टेम्परेचर को भी क्या करें, कांस्टेंट करें, और R क्या हमारा, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, R तो क्या ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कि जो हमारा पाई है, पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, N2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जितने मोल्स होंगे सोल्यूट के उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा, सोल्यूट होने का मतलब है कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी,
जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी उतने ही हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल सोलवेंट से कहाँ जाना पसंद करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाना पसंद करेंगे। उतने जो हमारे सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सोलवेंट से हमारे सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, जाना पसंद करेंगे। उतना ही ज़्यादा क्या होगा फिर, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ओके, तो इससे पता सकता है कि ये हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो N2 होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। N2 हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से पाई वी इज इक्वल टू N2 की जगह क्या आ गया, W2 अपॉन में MM2 इंटू RT। अगर हमें मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है कि हमें बताओ कि मोलर मास कितना है सोल्यूट का, तो अब इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मोलर मास है सोल्यूट का वो क्या आएगा, W2 RT अपॉन में पाई, M यहाँ चला गया और पाई यहाँ पे V आ जाएगा। ये जो मोलर मास है सोल्यूट का, मोलर मास सोल्यूट का क्या होगा हमारा, W2 RT अपॉन में पाई V, ठीक है। अब जो ये W2 है, W2 ये हमारा ग्राम्स के अंदर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। जो गिवन मास होता है वो ग्राम के अंदर होता है, ठीक है ना। और नीचे क्या मोलर मास आएगा। ओके, तो जो मोलर मास है सोल्यूट का कैसे निकलेगा, W2 RT अपॉन में पाई V। ओके, ये मोलर मास है। बहुत सारे उसमें जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो हमारे जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स का मोलर मास निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। जो हमें किसी भी बताना है कि बताओ जो ये हमारा पॉलीमर है इसका मोलर मास कितना है, तो वहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक का ही यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसी फॉर्मूले से क्या आ जाता है, हमारे पास मोलर मास आ जाता है किसका, कोई भी हमारा जो पॉलीमर्स है। ओके, तो यहाँ से हम मोलर मास सोल्यूट को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपने यहाँ पे अपने 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, दूसरा फॉर्मूला पाई वी इज इक्वल टू NRT, और तीसरा फॉर्मूला ये जो मोलर मास और सोल्यूट क्या है वो क्या है, WRT अपॉन में पाई वी, ठीक है। मेन तो आपने यही दो रखने हैं, ये तो आपको इससे क्या हो जाएगा, वो ड्राइव हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे। मिक्सचर का हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 केस बनाएंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तब हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं। यहाँ हम 2 केस बनाएंगे। जो हमारा केस 1 होगा, व्हेन सेम सब्सटेंस मिक्स, जो हमने क्या किया, सेम सब्सटेंस मिक्स किया, ठीक है। लेट्स से कि एक हमारा पहला सब्सटेंस था 1, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई 1। जो फर्स्ट था जो हमारा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, और जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड सब्सटेंस है, उसका जो प्रेशर है वो पाई 2 ले लिया हमने, और वॉल्यूम कितना ले लिया, V2 ले लिया, ठीक है ना। सेकंड सब्सटेंस तो पाई 1 V1, पाई 2 V2, मतलब ठीक है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नंबर ऑफ मोल सेम है यहाँ पे। ओके, तो हम जो फाइनल प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो फाइनल कैसे निकालेंगे, जो फाइनल निकालेंगे वो निकालेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल। अब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया हमारा V1 प्लस V2। अब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया हमारा V1 प्लस V2। सो पाई 1 V1 किसके इक्वल आएगा, वो पाई 2 V2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या वैल्यू आएगी इसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सब्सटेंस क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, और जो उसके अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट का अमाउंट वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंट है बस, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर। सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड जो केस है हमारा वो है व्हेन 2 डिफरेंट सब्सटेंस, अगर हम कोई 2 डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करें, मिक्स करें, ठीक है। अगर हम किसी 2 डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तब जो हमारा फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा
वो दोनों का क्या होगा, दोनों का सम होगा, दोनों का क्या होगा, वो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का वो सम होगा। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हमने पाई निकालना तो क्या आएगा, N1 RT, N1 RT बाई V आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा N2 RT। ठीक है, अब देखो कोई भी हमारा सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम V1 है, कोई भी हमारा सोल्यूशन है जो हमारा फर्स्ट है इसका वॉल्यूम V1 है, सेकंड इसका वॉल्यूम कितना है V2 है। ठीक है, अगर कोई हमारा फर्स्ट है उसका वॉल्यूम V1 है और सेकंड है उसका वॉल्यूम क्या है V2 है। ठीक है, लेट्स से कि पहले कोई लेट्स से कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और उसका वॉल्यूम कितना था 100 ml था। पहले कोई भी 10 ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है, वॉल्यूम कितना था उसका 100 ml था। हमने उसको मिक्स किया, हमने क्या किया उसको मिक्स किया। अब जो हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, अब उसका 100 ml में थोड़ा निकालेंगे, अब जो उसका जो सोल्यूशन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 100 ml में नहीं होगा, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर होगा। वो क्या होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर होगा। तो जब हम पूरे के पूरे वॉल्यूम की बात करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम हम ऐड करेंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो फाइनल है, फाइनल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो दोनों के प्रेशर क्या कर दिया, सम कर दिया। सोल्यूशन के अंदर दोनों का प्रेशर कितना है सम कर दो, वही क्या आएगा हमारे पास फाइनल आएगा। तो NRT बाई V1 प्लस V2, N2 RT बाई V1 प्लस V2। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जो N1 और N2 है, ये N1 और N2 सिर्फ वन सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन के हैं। ये मत सोचना कि ये सोलवेंट का और ये सोल्यूट का है ना, ये वन सोल्यूशन के हैं, ये हमारा सेकंड सोल्यूशन के हैं, बस हमने उसको नंबर किया हुआ है। और हमें इतना पता है कि जो नंबर n है ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये सोल्यूट के मोल्स हैं, ये किसके मोल्स हैं, सोल्यूट के मोल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मिक्सचर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने दो सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सोल्यूशन सेम थे, सब्सटेंस सेम था, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिफरेंट है, डिफरेंट सब्सटेंस है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम बार्कले एंड हार्टलेस मेथड। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो रहा होगा जो हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, दैट इज बार्कले एंड हार्टलेस मेथड। देखो आपको इसको देखने के बाद आपको इसका फंक्शन पता चल गया होगा। ठीक है, कि बीच में क्या है, बीच में हमारा सॉल्वेंट है, नीचे भी सॉल्यूशन और ऊपर भी क्या है, वहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बीच में हमारा सॉल्वेंट है, नीचे भी सॉल्यूशन, ऊपर भी क्या है, सॉल्यूशन है। और हमें पता है कि वहाँ पे क्या लगी है, एसटीएम लगी है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या लगाई हुई है हमने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या काम होगा कि जो हमारे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ जाएंगे, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो जो हमारा बीच वाला चैम्बर है वो हमारे वहाँ पे सॉल्वेंट है, वहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले चैम्बर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले चैम्बर पे क्या है, वहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, आपको फोटो के अंदर दिख रहा होगा, वहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। अब वहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है वहाँ पे क्या हमें पता है कि जब हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा। अब जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमने क्या किया, हमने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, हमने वहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। उतना प्रेशर अप्लाई किया हुआ है कि हमारा एक भी मॉलिक्यूल, उतना प्रेशर अप्लाई किया हुआ हमारा एक भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं, कि हमारा एक भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। ठीक है, और साइड में हमें क्या है, प्रेशर गोज गिवन है, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बार्कले एंड हार्टले मेथड है इसके अंदर क्या है कि एक भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा नहीं, जो भी हमने प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर हमें वो रोक रहा है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आने से, वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है कि मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आने पे। ठीक है, तो यही हमारा बार्कले एंड हार्टलेस मेथड है, इसके फंक्शन आप अपने आप लिख लेना। ओके, और जो हमारा साइड में जो प्रेशर गोज है वहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर की जो रीडिंग आएगी वहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ईजिली बता सकते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस बताऊँगा कि जो हमारा बार्कले एंड हार्टले मेथड है वो क्या है। इन दिस मेथड we applied pressure to just prevent the entry of
In this method, we applied pressure to just prevent the entry of solvent molecules from solvent to solution. From solvent to solution, उसी को हम क्या बोलते हैं, बार्कले एंड हार्टलेस मेथड बोलते हैं। कि हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे नहीं, सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे नहीं, और जितनी वहाँ पे रीडिंग आएगी वही क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ज़्यादातर हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उस एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। पहले एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, देखो पहली बात तो इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। जैसे हम इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे और जैसे हम सोल्यूशन ऐड करेंगे, ऑन द स्पॉट रीडिंग आ जाएगी। ऑन द स्पॉट क्या आएगी, रीडिंग आएगी। ठीक है, तो जो ये मेथड है, ये मेथड बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है ये। ठीक है, सो दिस मेथड फास्ट एंड एक्यूरेट, बहुत जल्दी यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर का पता चलता है और हमें बिल्कुल सही क्या आती है, वहाँ पे रीडिंग आती है। क्लियर, तो ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारी इस मेथड की ये है। सेकंड एडवांटेज की मैं बात करूँगा। सेकंड एडवांटेज है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल हमारा सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ नहीं गया। यहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से कहाँ गया, सोल्यूशन की तरफ नहीं गया। ठीक है, तो जैसा हम इनिशियली सोल्यूशन रखेंगे, जैसा हम इनिशियली सॉल्वेंट रखेंगे, बाद में हमें सेम एज इट इज़ वापस मिल जाएगा, बाद में सेम एज इट इज़ वापस मिलेगा। वहाँ पे क्या, कुछ ना कुछ भी कंसंट्रेशन उसकी चेंज नहीं हुई। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट आए ही नहीं, जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट नहीं आए तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। तो जैसा हम इनिशियली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखेंगे, बाद में हमें वैसे ही क्या मिलेंगे, सेम मिल जाएंगे, क्योंकि एक भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे। ओके, तो सेकंड क्या है इसकी एडवांटेज, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रिमेन सेम। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज होगी ही नहीं। जैसा हम इनिशियल रखेंगे सॉल्यूशन, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा। ठीक है, वरना क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। बट यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसकी सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज की बात करूँगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितना प्रेशर सॉल्वेंट लगा रहा है उतना प्रेशर ऊपर से लग रहा है, जितना प्रेशर सॉल्वेंट लगा रहा है उतने प्रेशर क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, मेम्ब्रेन हमारी फटेगी नहीं, वो बर्स्ट नहीं होगी, वो उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हम जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, तो क्या होता है, मेन होता है मेम्ब्रेन, बहुत सेंसिटिव होती है ये। अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। तो अगर वो फट गई तो क्या होगा, सारा का सारा सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का हमें बहुत ध्यान रखना है। क्लियर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में से कोई भी मॉलिक्यूल पास ही नहीं करेगा। जब मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा तो मेम्ब्रेन को भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नो स्ट्रेन ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बार्कले एंड हार्टलेस मेथड। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज। आरबीसीज को हम NaCl सोल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे। जो आरबीसीज उसको हम NaCl सोल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे। देखेंगे कि हम उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन के NaCl सोल्यूशन के अंदर हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, पहले 0.91% में रखेंगे, फिर उससे कम करेंगे, फिर उससे ज़्यादा करेंगे। फिर देखेंगे कि जो हमारी आरबीसीज उनमें क्या क्या चेंजेस आए, किस केस में उसमें स्वेलिंग हुई, किस केस में वो श्रिंक हुआ और किस केस में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली हम 3 बीकर लेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, 3 बीकर लिए। हमारे पास क्या है, 3 बीकर है। जो हमारे पास 3 बीकर है, ये हमारा फर्स्ट बीकर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड, और ये क्या हो गया, हमारा थर्ड बीकर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर जो बीकर है इसके अंदर क्या है, हमारा NaCl का सोल्यूशन है। तीनों बीकर में क्या है, हमारा NaCl का सोल्यूशन है। इसके अंदर 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है। फर्स्ट के अंदर ध्यान रखना कि कितना हमारा 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है। जो सेकंड के अंदर जो हमारा सोल्यूशन है,
सेकंड के अंदर 0.91% से कम है, वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन से क्या है वो कम है, कम कितना भी कम हो सकता है वो, ठीक है। फर्स्ट के केस में क्या है एग्जैक्टली 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, सेकंड केस में 0.91% वेट बाय वॉल्यूम से क्या है कम है हमारा, और थर्ड के केस में ऑब्वियसली थर्ड के केस में क्या लेंगे, तीसरा केस हमारा क्या होगा, ग्रेटर का केस होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, उससे क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली 0.91% है, यहाँ पे 0.91% से कम है, यहाँ पे क्या है 0.91% से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर RBCs को प्लेस किया, दैट इज रेड ब्लड सेल, ये हमारे RBC है, ये हमारे RBC है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी RBC दैट इज रेड ब्लड सेल, ये भी और ये भी, ओके, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस है, पहले मैं फर्स्ट केस की बात करूंगा, सेकंड थर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में क्या हुआ, जैसे हमने RBCs को 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन में रखा, तो देखा कि जो RBCs उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ना ही वो श्रिंक हुई, ना ही वो क्या हुआ, ना ही उसके अंदर स्वेलिंग हुई, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इन दोनों में श्रिंक भी होंगे, सेल भी होंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे होंगे वो, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब है कि जो RBC की कंसंट्रेशन है, जो रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन है, वो इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के, कि मतलब जो RBC के जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर भी सेल है ना वो, तो वो भी किसका काम करेगी, वो भी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस का फिनोमेना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ RBCs is equivalent to 0.91% weight by volume NaCl solution, equivalent to 0.9% NaCl solution, कि जो हमारे RBC कंसंट्रेशन कितनी है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। जितने NaCl सोल्यूशन की इतनी की है उतनी ही RBC के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो कोई श्रिंक हुआ, ना ही क्या हुआ स्वेलिंग हुई, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नाइदर श्रिंक नोर स्वेल, ना ही यहाँ पे श्रिंक हुई, यहाँ पे क्या हुआ स्वेलिंग हुई, ठीक है। तो अगर देखो RBC की कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, दोनों ही कंसंट्रेशन क्या है सेम है, दोनों ही कंसंट्रेशन क्या है सेम है। अगर कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है तो वहां पे टर्म यूज करते हैं, वहां पे टर्म यूज करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वहां पे क्या टर्म यूज करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दे बोथ हैव सेम कंसंट्रेशन सच दैट, अगर देखो अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या करेंगे सेम एक्सर्ट करेंगे, सच दैट एक्सर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सच दैट कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसी को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे आइसोटोनिक टर्म दी हुई है वहां पे कंसंट्रेशन क्या सेम है, अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा। तो अगर कहीं पे आइसोटोनिक लिखा हुआ इसका मतलब है कि सेम क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया इन शॉर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारा ये हुआ। जब हमने देखा सेकंड केस, सेकंड केस में क्या देखो, सेकंड केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.91% से कम है, सेकंड केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.91% से कम है हमारे NaCl सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी हमारी, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.91% के इक्वल है, 0.91% के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हुई ज्यादा हुई। हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है। तो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर से कहाँ जाएंगे अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से कहाँ जाएंगे अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो आरबीसी क्या हो जाएंगी स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें जो आरबीसी क्या होंगे वो स्वेल हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे वो स्वेल होंगी
अब उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उनकी मेम्ब्रेन बहुत वीक होती है, उनकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो जैसे वो स्वेल होएगी, थोड़ी ज़्यादा स्वेल होएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो आरबीसी क्या होंगे, स्वेल होंगे और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इट विल स्वेल एंड अल्टीमेटली बर्स्ट, वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये स्वेल हुई मतलब बाहर से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है कहाँ गए, अंदर गए, बाहर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वो कहाँ गए, अंदर गए। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। लास्ट लेक्चर में कराया था ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। देखो जब वो स्वेल होता है, जब वो क्या होता है, स्वेल होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस में बाहर से जो मॉलिक्यूल्स वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर से जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, फिर स्वेलिंग होगी, उसमें क्या होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेल की बात करें, जब सेल के अंदर स्वेलिंग होती है, जब सेल के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग होती है, तो यहाँ पे एक नई टर्म हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हेमोलिसिस। बायो वालों ने पढ़ा होगा ये टर्म, हेमोलिसिस। ये जब सेल जो स्वेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस बोलते हैं। जब सेल श्रिंक करते हैं उसको हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जब स्वेल करेंगे तो हेमोलिसिस, श्रिंक करेंगे तो प्लाज्मोलिसिस होगा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे टर्म आई थी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन क्या हुई, सेम हुई। आइसोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन क्या हुई, सेम हुई। अब देखो यहाँ पे NaCl की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, RBC की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। NaCl की कंसंट्रेशन कम है, RBC की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा NaCl सोल्यूशन है, जो हमारा NaCl सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू RBC। कि जो हमारा NaCl सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है। देखो हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम के लिए, हाइपर मतलब ज्यादा के लिए, आइसो मतलब सेम के लिए, ठीक है। आइसो सेम, हाइपो कम, हाइपर ज्यादा। तो NaCl सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा NaCl सोल्यूशन है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। किसके कंपैरिजन में, RBC के कंपैरिजन में। हमारा NaCl सोल्यूशन क्या है, वो हाइपोटोनिक है एज कंपेयर टू RBC, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी RBC है वो हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू NaCl। देखो यहां पे मैं बात करूं NaCl के रिस्पेक्ट से, NaCl की कंसंट्रेशन कम है, RBC की ज्यादा है, तो NaCl क्या हुआ, हाइपोटोनिक हुआ। अगर मैं RBC के कंपैरिजन में बात करूं, RBC की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो RBC सॉल्यूशन है वो कैसा है हमारा, वो हमारा हाइपरटोनिक है, क्योंकि RBC की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो हाइपो और हाइपर, आपने ये ध्यान रखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे NaCl के लिए बात कर रहा हूँ और RBC के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, RBC से कंपेयर कर रहा हूँ। तो NaCl सोल्यूशन क्या है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, समझ आ गया, ओके। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 0.91% से ज्यादा है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.91% से ज्यादा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.91% से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कंसंट्रेशन कम। हमें पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अंदर से कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे, तो अंदर से कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। तो जब वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, श्रिंक, तो वो उसमें क्या होगा, श्रिंक होंगे वो, ठीक है। तो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक के लिए हम टर्म यूज क्या यूज करते हैं, प्लाज्मोलिसिस। श्रिंक के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, वो हम टर्म यूज करते हैं प्लाज्मोलिसिस टर्म यूज करते हैं, ठीक है। जब वो श्रिंक होगा तो वो प्लाज्मोलिसिस टर्म हम वहाँ पे यूज करते हैं, ओके। अब देखो जब वो श्रिंक होगा, प्लाज्मोलिसिस हमने उसमें टर्म बोल दिया। सेल के लिए बात करते हैं, जब भी सेल के अंदर हेमोलिसिस होता है या फिर प्लाज्मोलिसिस होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, RBC कंसंट्रेशन क्या है, कम है। NaCl की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, RBC कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो यहाँ पे हमारा NaCl सोल्यूशन है वो क्या हुआ, हाइपरटोनिक हुआ एज कंपेयर टू RBC। जो हमारा NaCl सोल्यूशन है वो क्या हुआ, हाइपरटोनिक हुआ एज कंपेयर टू हमारा जो RBC है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NaCl सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू RBC। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे RBC। RBC कंपैरिजन में क्या है, हाइपरटोनिक है, क्योंकि NaCl की कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है। अगर मैं RBC के कंपैरिजन में बात करूं, RBC कंसंट्रेशन कम है, तो RBC क्या हुई, हाइपोटोनिक हुई एज कंपेयर टू NaCl,
आरबीसी क्या हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू एनएसएल, ठीक है। तो जो ये टर्म है हाइपोटोनिक ये किसके लिए बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब देखो जब ये श्रिंक हुआ, श्रिंक होने का मतलब है कि अंदर से जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ गए, बाहर गए, अंदर से मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, बाहर गए, ठीक है। तो जब अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सोऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसीज में चेंजेस है कि आरबीसीज में किस सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, क्लियर। किस केस में श्रिंक होगा, किस केस में स्वेल होगा, हेमोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। सो बहुत सारे जो टर्म्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर आपके जेई और नीट दोनों के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन। उसमें पूछ लेते कि बताओ अगर इससे कम में रखेंगे तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, या तो एक्सो एंडो के टर्म्स में पूछेगा या फिर हीमो और प्लाज्मो के टर्म्स में पूछेगा, हाइपर और हाइपो के टर्म्स में पूछेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि जो हमारी आरबीसीज है उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है किसके, 0.91% एनएसएल की। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो एप्लीकेशन है कि जैसे जो भी हमें ड्रिप वगैरह लगती है, जो भी जैसे हॉस्पिटल में जो भी हम जाते हैं, अगर हमें जैसे ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि हमें जो उसकी कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, उसके इक्विवेलेंट रखते हैं जितनी आरबीसी कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन उतनी रखी जाती है जितनी क्या है आरबीसी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कम ज्यादा हुई, अगर कंसंट्रेशन क्या हुई, कम ज्यादा हुई, तो वो आरबीसी है वो स्वेल भी हो सकती है और आरबीसी क्या हो सकती है, वो श्रिंक भी हो सकती है। तो कंसंट्रेशन ध्यान रखा जाता है इस चीज का, तो जो कंसंट्रेशन है वो आरबीसी की जितनी कंसंट्रेशन है उसके वो इक्विवेलेंट रहे, ठीक है। अगर कम ज्यादा होंगी तो क्या होगा, जो हमारी आरबीसीज है वो श्रिंक हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन सेम रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कि जो आरबीसीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। लास्ट जो इसके अंदर रह गया वो रह गया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस की, जो हमारी जो ऑस्मोसिस उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको एक फोटो मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे सारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैं उसमें दे दूंगा आपको, सारी आपने नोट डाउन कर लेनी है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बताया तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जैसे जो प्लांट है, प्लांट को हम जो पौधे वगैरह हम उसको पानी देते हैं, ठीक है। तो पानी तो हम उसको रूट्स को देते हैं, ठीक है, या फिर उसके लोअर पार्ट को। पर जो वाटर है, वाटर क्या होता है, पूरी की पूरी जो उसकी प्लांट की बॉडी है, पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, वो सर्कुलेट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, ये सारा किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है। आरबीसीज का स्वेलिंग होना या श्रिंकिंग होना सारा किसकी वजह से होता है, वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पानी के अंदर अगर डेड बॉडीज पानी में अगर काफ़ी दिन तक रहे, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा रहे अगर डेड बॉडी पानी के अंदर, तो क्या हो जाती है, वो उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो बहुत फूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। बाहर क्या, बाहर तो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, बाहर तो सॉल्वेंट, अंदर क्या, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सो बाहर से अंदर की तरफ क्या जाएंगे, मॉलिक्यूल जाएंगे। तो जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस होने से क्या होगा, जो डेड बॉडीज वो क्या जाती हैं, उनमें बहुत स्वेलिंग आ जाती है। किसकी वजह से होता है, वो सारा का सारा ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो भी हम आसपास अब देख रहे हैं वो सारा किसकी वजह से है, ऑस्मोसिस की वजह से है। कि जो हम पानी पी रहे हैं वो पूरी जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है सारों में क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। कैसे जा रहा है, वाटर कैसे जा रहा है, वो ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आपको मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएगी जिसमें आपको सारे के सारे जो वो हैं आपके जो उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सारी की सारी इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।